बाइकर टैन। इस स्पेसिफिक टाइप का जो टैनिंग होता है, इसको रिवर्स करने का और एटलीस्ट स्लो करने का कोई तरीका होता है क्या? उन्हें सन की वजह से रिएक्शन भी होता है जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। आजकल मेन हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल और रेडेंसिल जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। क्या ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए इफेक्टिव होता है? This one molecule has been used for ages in treatment of male pattern hair loss. जो मैन डस्टी या फिर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनकी स्किन ज़्यादातर डल और ड्राई रहता है। तो इस तरह की एक्सपोजर को वो लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के वजह से डर्मेटोलॉजी में बहुत तरीके की बीमारियां होती है। द मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमनली हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, वो है हेयर प्रोडक्ट्स जैसे स्टाइलिंग जेल्स, वैक्सेस, सेटिंग स्प्रेज एक्सेट्रा, इसका स्किन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज हम फीमेल्स के लिए नहीं बल्कि मेल्स की स्किन केयर पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक्ने एक बहुत ही कॉमन इशू है, मेल्स में भी। इंडिया में लगभग 30% मेंस की स्किन सेंसिटिव होती है और ज़्यादातर उन्हें ये बात पता भी नहीं चलता। एक्ने ही नहीं बल्कि उनके स्कार्स और हाइपर पिगमेंटेशन भी उतने ही कंसर्निंग है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डर्मेटोलॉजी के अकॉर्डिंग 29% लड़कों में एक्ने के बाद स्कार्स का इशू होता है, पर अक्सर इन सब को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेन स्किन केयर विद डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। ये वोहरा स्किन क्लिनिक और अपोलो क्लिनिक से एसोसिएटेड है। इनका 8 सालों का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड एंड ही हैज वन सेवरल अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स इन दिस टेन्योर। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए और सस्ता सुंदर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। सो एंजॉय द कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर सुशील ओनली ऑन आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर सुशील सिंह टू सस्ता सुंदर हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज का टॉपिक है डर्मेटोलॉजी फॉर मेन। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। लड़कों की स्किन और लड़कियों की स्किन कैसे अलग है और उसका स्किन केयर रूटीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लड़कों और लड़कियों की स्किन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। हम्म। लड़कों की स्किन बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन स्लाइटली थिकर होती है इन कंपैरिजन टू अ फीमेल स्किन। ऑल्सो द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लड़कों में होता है वुड इंक्रीज द सिबेशियसनेस, मतलब फेस का ऑयलीनेस इंक्रीज करता है इन केसेस ऑफ मेन। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स के केसेस में द एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज करता है स्किन का इलास्टिसिटी और फर्मनेस। इसीलिए विथ एज जब फीमेल्स मेनोपॉज हिट करती हैं तो उनकी स्किन थोड़ा डिहाइड्रेटेड या ड्राई अपीयर कर सकता है। दीज आर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस और इसी के बेसिस पे हम लोग फीमेल्स और मेल्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन केयर रूटीन प्लान करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। मेल के केस में बिकॉज उनकी स्किन थिकर होती है, उन लोग रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल जो कि थोड़ा सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं इनिशियली इन केसेस ऑफ फीमेल्स, उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखती है डिपेंडिंग, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन दैट वी आर यूजिंग। सिमिलरली मेन के केस में बिकॉज ऑफ द आउटडोर एक्सपोजर जो एक्टिव्स हम यूज़ करते हैं, जिस तरीके की प्रोटेक्शन या रेगुलर सनस्क्रीन एप्लीकेशन, वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक इससे सबको रिलेट कर सकेगा, दैट इज आज के ज़माने में भी मेन स्किन केयर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये माइंड सेट अभी चेंज हो रहा है, इज माई क्वेश्चन। द माइंडसेट पे, मतलब द थॉट प्रोसेस की फीमेल्स स्किन की केयर ज़्यादा लेती है इन कंपैरिजन टू मेल इज़ वेरी फास्ट चेंजिंग। एंड दिस आई थिंक इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब मेन एंड women both are exposed to
a host of skincare routines, yeah, recommendations from their friends through the internet. There's so many people who have opinion on what they should be using and what they should be. इवन इन केसेस ऑफ मेन आई थिंक स्किन केयर के साथ साथ अब हेयर केयर के लिए भी काफ़ी मेन में जागरूकता है. हम्म। मेन आर लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट्स फॉर बॉल्डिंग. दे हेयर लॉस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन मेन, जो कि उन्हें काफ़ी बॉदर करती है. अदर देन दैट, स्किन इश्यूज, be it acne, pigmentation, acne scarring, host of these skin problems are seen in men, and men are seeking treatment for all of these problems more than ever. ओके, दैट्स गुड टू नो एक्चुअली। आपके क्लिनिक में मेल ज़्यादातर कौन सा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन, रेजर बम्प्स, हेयर फॉल एटसेट्रा? जैसे कि आपने कहा, ये सारे प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन मेन एज वेल एज इन विमेन. दोनों जेंडर्स में हमें ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इक्वली दिखती है. इन केसेस ऑफ मेन, एक्ने, बी इट पिगमेंटेशन फ्रॉम पुराना एक्ने या स्कार्स, इज ऑल्सो वेरी कॉमन, और पेशेंट्स यूजुअली इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट सीख करते हैं. हेयर लॉस, लाइक आई मैंशनड, इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन मेन, एंड आई थिंक men are very bothered about उनके हेयर लॉस के पैटर्न्स, वेदर दे हैव अ जेनेटिक हेयर लॉस. अगर उनके फैमिली में किसी को बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, दे सीक ट्रीटमेंट अर्ली, इवन एट 18-20 ईयर्स ऑफ एज, जब हेयर लॉस स्टार्ट ही हो रहा है. बिकॉज अभी इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू पियर्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, कि उन्हें पता है कि वॉट, मतलब the problem, what is the problem, and they also want treatment for that. So men usually come with these basic problems, be it acne hai, pigmentation hai, hair loss is also a big chunk of my patients, राइट। especially males, I think. या अगर कोई लड़का कंप्लीट बिगिनर है, मतलब उनको स्किन केयर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या बेसिक स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करेंगे? जो लोग बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी इन द 20s, 15 से 20 एज ग्रुप में, आई वुड से द प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट दे शुड बी लुकिंग एट. या उनको अपनी स्किन का प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ सनस्क्रीन, अ मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर. बट ये सारी चीज़ें ऑल्सो डिपेंड करती हैं कि हम लोग किस सीज़न में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. इफ़ जैसे अभी विंटर्स चल रहा है, सो वी यूजुअली प्रिस्क्राइब अ हाइड्रेटिंग क्लेंजर. सनस्क्रीन, थोड़ा मॉइस्चराइज़र बेस्ड सनस्क्रीन या जेल बेस्ड सनस्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं. अगेन, मॉइस्चराइज़र इज समथिंग दैट दे कैन यूज़. एक्टिव्स, आई डोंट यूजुअली सजेस्ट एक्टिव्स अनलेस देर इज़ अ स्पेसिफिक कंसर्न जो उन लोग ट्रीट करना चाह रहे हैं. बिकॉज ऑल दीज एक्टिव्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, या लोग डिस्कस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स इतने जल्दी बताते हैं, दे ऑल कम एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. ऑल दिस कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम लोग ट्रेटिनोइन ले, ट्रेटिनोइन, ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आपको रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. बट इफ़ यू सी द मार्केट, देयर इज़ एक ब्रांड का ही 3 कॉन्सेंट्रेशंस है रेटिनॉल का. सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया कि मेन के स्किन पे वो उतना सेंसिटिविटी नहीं करता, बट इफ़ यू यूज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन कॉज सेंसिटिविटी. सो आप जो भी एक्टिव्स यूज़ करो, it is very important that you consult a dermatologist, take their opinion to include actives in your routine. बेसिक स्किन केयर में आप ऑब्वियसली क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कंसर्न्स है, whether it is acne, pigmentation, you should use specific kind of sunscreen. अगर आपको ड्राई स्किन है, you have to use a specific kind of sunscreen, face wash. So बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो, बट यू शुड ऑल्सो सीक ओपिनियन इफ यू हैव इश्यूज. ऐसा नहीं है कि देर इज़ अ ब्लैंकेट अप्रोच फॉर एवरीबडी. राइट। और सर, नींद और डाइट और स्ट्रेस, इन सब का स्किन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली फॉर मेन? स्लीप, जैसा फर्स्ट हम लोगों ने स्लीप, स्ट्रेस और डाइट, ये तीनों का इंडिविजुअल इफेक्ट्स है ऑन द स्किन हेल्थ. अगर हम लोग फर्स्ट थिंग जो स्लीप, अगर हम लोग देखें, तो स्लीप के साथ
जब हमारी स्लीप अच्छी होती है, देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी, जिससे स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। हुँ, हुँ। ऑल्सो पीपल हु आर स्लीप डिप्राइव्ड, अगर उनकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है, दे माइट सी पिगमेंटेशन अराउंड द आईज, दे माइट सी डलनेस उनके फेस पे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि स्लीप से आइदर इम्प्रूव या खराब हो सकती है। द अदर थिंग इज डाइट। डाइट ऑल्सो हैज़ a big major role in how the skin appears and also in the hair health. अगर हम लोग स्किन की बात करें तो देर आर डाइटरी डेफिशिएंसीज जिसके वजह से यू कैन डेवलप पिगमेंटेशन, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी होने से यू लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट डेवलप नकल पिगमेंटेशन, आपके हाथों में पिगमेंटेशन डेवलप हो सकता है। पेरियोरल पिगमेंटेशन भी बहुत बार बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के डेफिशिएंसी के वजह से होती है। अगेन हेयर हेल्थ में इफ़ यू हैव अ डाइट विच इज़ लो इन प्रोटीन, अगर हम लोग को प्रोटीन इनटेक अच्छा नहीं है, सो यू कैन हैव हेयर लॉस और द टेक्सचर ऑफ योर हेयर, जो आपका हेयर का टेक्सचर है वो थोड़ा ब्रिटल हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज जो कि डाइट में हुँ, हम हुँ। लोग देखते हैं कि हुँ, हुँ। डाइटरी प्रॉब्लम्स होने से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बी इट फॉर द स्किन या हेयर। आई हैव जस्ट लिस्ट अ फ्यू बट देयर इज अ होस्ट ऑफ बहुत सारे मतलब इश्यूज जो कि इन चीज़ों से होते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसी से होता है। स्ट्रेस, कमिंग टू द थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस इज अनदर थिंग दैट कैन अफेक्ट द स्किन हेल्थ इन अ बिग वे, क्योंकि स्ट्रेस होने से बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिजोल हार्मोन बहुत बार स्किन के हीलिंग में टाइम, द हीलिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्किन, ये इंक्रीज करता है। इट कैन गिव यू एक्ने इश्यूज। तो ये सारे प्रॉब्लम से स्ट्रेस कैन ट्रिगर ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो हेयर लॉस इन men if the stress is chronic. जी। शेविंग का स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है? और रेज़र बर्न्स और इनग्रोन हेयर के लिए क्या सॉल्यूशन आप देंगे? शेविंग एक तरीके का माइक्रोडर्म एब्रेशन है। अगर हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो एक तरीके का माइक्रो एक्सफोलिएशन है स्किन के लिए। बट रेगुलर शेविंग से सारे जो प्रॉब्लम्स हमने आपने लिस्ट किए, बी इट फॉलिकुलाइटिस, इनग्रोन हेयर हो सकते हैं, पिगमेंटेशन, रेजर बम्प्स, ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं इन पेशेंट्स हु आर नॉट वेरी पर्टिकुलर इन हाउ दे आर शेविंग। what is important इस केसेस में इज दैट यू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र, पहले एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखे शेविंग के पहले। टू यूज़ अ शार्प रेज़र, हमेशा एक शार्प रेज़र यूज़ करिए, रेगुलरली चेंज करिए रेज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कट हो रहा है या बर्न्स हो रहे हैं, सो आप एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग आफ्टर शेव यूज़ करते हैं पोस्ट शेविंग। अगर आप बहुत रेगुलरली आफ्टर शेव नहीं यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप डेली शेव करते हैं, हर रोज़ शेव करते हैं, देन यू शुड लुक फॉर कंपोनेंट्स विच आर हाइड्रेटिंग, बिकॉज अल्कोहल इन द आफ्टर शेव कैन ड्राई आउट योर स्किन ऑल्सो। सो राइट। ये सारी कंपोनेंट्स, बेसिकली द मॉइस्चराइजर शुड बी अ ceramide based moisturizer, and also components like panthenol, niacinamide, this can also help अगर आपके मॉइस्चराइजर में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। जी। एंटी एजिंग या प्रिवेंटिव स्किन केयर लड़कों के लिए कब शुरू करना ठीक रहेगा और कैसे अप्रोच करेंगे वो लोग? प्रिवेंटिव स्किन केयर आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्किन केयर, इवन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन्स एट अर्ली एजेस, फ्रॉम 10-15 years के लोग भी आर वेरी, मे बी देयर पेरेंट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड देम, उनके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया उनके लिए सनस्क्रीन, बिकॉज देयर सो मेनी पेरेंट्स जो आते हैं अपने बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन पूछते हैं। तो सनस्क्रीन एक प्रिवेंटिव स्किन केयर है जो कि आपके सन के रेज से प्रोटेक्ट करता है। द सन रेज कैन हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे कि कोलेजन ब्रेकडाउन, पिगमेंटेशन एंड दीज थिंग्स। तो आप सनस्क्रीन अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब द अर्लियर द बेटर। द अदर थिंग इज मॉइस्चराइजर जो कि लोग कॉमनली यूज करते हैं, विच यू कैन स्टार्ट अराउंड 12 to 13 years ऑफ एज। कमिंग टू एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स इज अ चॉइस। बहुत लोगों में एजिंग के साइंस पहले बहुत अर्ली दिखना शुरू हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। सो इफ़ यू सी साइंस, इट इज़ बेटर यू स्टार्ट ट्रीटमेंट। अगर आप
आपको प्रिजम्पटिवली ट्रीटमेंट करना है तो इट इज़ बेटर कि आप इनिशियली जैसे मैंने बताया रेटिनॉल स्टार्ट कर सकते हैं, नाइसिनामाइड स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन का कंसर्न्स, या जेनेटिकली अगर आप प्रीडिस्पोज्ड है पिगमेंटेशन होने के लिए, तो आप एज़लिक एसिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेली स्किन केयर रूटीन में। एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स इट्स बेटर कि आप कोई भी एक्टिव स्टार्ट करने के पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर स्टार्ट करें। राइट। ऑलराइट सर। सर, जिम जाने वाले लड़के या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, उनके लिए स्किन हाइजीन कैसे अलग होगा? और स्किन का फ्रिक्शन, इक्विपमेंट से कांटेक्ट, इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? इट जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स बोलिए या अगर इंडोर जिमिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको ऑब्वियसली फेशियल स्किन के साथ बॉडी के भी अदर एरियाज के स्किन का भी ध्यान रखना होगा, बिकॉज स्वेट स्वेट एंड स्वेट के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं दे कैन ट्रिगर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्किन में बहुत बार, जैसे इंटरट्रिजिनस एरियाज होता है जहाँ पे हमारे स्किन फोल्ड्स होते हैं, बहुत बार स्वेट उन एरियाज में एक्यूमुलेट करता है और उसके वजह से रिएक्शंस या रेडनेस या बैरियर डिसरप्शन हो सकते हैं। People who are into outdoor sports they should wear a sunscreen always before they go out in the sun, and obviously क्लोथिंग के हिसाब से उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिएस्टर क्लोथिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स कॉजेज इरिटेंट रिएक्शंस बिकॉज ऑफ जो फ्रिक्शन स्किन के साथ उस कपड़ों का होता है। देयर वाज अ पेशेंट, मेरे एक पेशेंट थे जिनको ही इज़ अ मैराथन रनर, सो ही केम टू मी विद दीज बर्न्स जो कि उनके abdomen, चेस्ट और बैक पे हुआ था। और ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि उनको अटोपिक डर्मेटाइटिस बोल के एक कंडीशन थी जहाँ पे स्किन अंदर मॉइस्चर जो प्रोड्यूस करता है वो अच्छे से नहीं प्रोड्यूस कर पाने की वजह से स्किन बहुत ड्राई होती है, एंड फिर उनके जो पॉलिएस्टर कपड़ों के वजह से फ्रिक्शन के वजह से ही डेवलप्ड दिस रिएक्शन। और उनको हमें एटलीस्ट 15-20 डेज उन्हें ओरल मेडिसिन और ये रिएक्शन सबसाइड करने के लिए वी हैड टू ट्रीट हिम। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो भी हमने फ्रिक्शनल आप बोले या सन के एक्सपोजर से या जिम जो लोग जाते हैं उनको स्वेट से बहुत बार ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कमिंग टू द अदर थिंग, जैसे जिम के इक्विपमेंट्स आपने कहे, जिम के इक्विपमेंट से भी बहुत बार इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होती है, बी इट वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिम के इमीडिएटली बाद शावर लें। अगर आप लोग जिम जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं उनको हफ्ते में एटलीस्ट वंस टू ट्वाइस दे शुड यूज़ अ एक्सफोलिएंट, और देर आर बेंजोइल पेरोक्साइड वॉशेस ऑल्सो जो कि एक एंटी बैक्टीरियल वॉश होता है। तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन वो इनकॉपरेट कर सकते हैं अपने स्किन के रूटीन में टू मेंटेन अ हेल्दी हेयर, टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन। जो मेन डस्टी या फिर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनकी स्किन ज़्यादातर डल और ड्राई रहता है। तो इस तरह की एक्सपोज़र को वो लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के वजह से डर्मेटोलॉजी में बहुत तरीके की बीमारियां होती है। द मोस्ट कॉमन जो सबसे कॉमनली हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं वो है एक इरिटेंट रिएक्शन, कोई केमिकल्स या आउटडोर एक्सपोजर या डस्ट के एक्सपोजर से, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स में भी बहुत कॉमन है। इवन रेगुलर लोगों में भी ये दिखता है, बीट कांटेक्ट फ्रॉम एनी अल्कोहल बेस्ड और केमिकल जो भी उनके डे टू डे वर्क में उन्हें मतलब इट कम्स इन कांटेक्ट विद द स्किन। सो इन कंडीशंस में उनको अपने स्किन के प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि दे कैन वेयर अ प्रोटेक्टिव हैट और कवर द स्किन एंड यूज ग्लव्स रेगुलरली। जिन लोगों को भी इन चीज़ों के प्रॉब्लम जिनको इन ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दे शुड यूज़ सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र ताकि उनके स्किन की बैरियर मेंटेन रहे, एंड क्योंकि बैरियर डिसरप्शन इज़ द फर्स्ट इनिशियल स्टेप जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होता है, और ये इट बिकम्स लाइक अ पॉजिटिव फीडबैक जहाँ पे बार बार करके दैट कीप्स ट्रिगरिंग द प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। सो प्रोटेक्शन इज वन। द सेकेंड थिंग इज कि दे शुड यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। पोस्ट वर्क they should use antibacterial soaps, and also
use Sinded bars, जिससे Sinded bars is again a moisturizer based bar which they should use ताकि उनको ये सारी प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा मिल सके. बट इफ इट डजंट सबसाइड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से उनको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो तो दे शुड ऑब्वियसली कंसल्ट अ डॉक्टर. लड़कों में अंडर आई पिगमेंटेशन भी एक बहुत कॉमन इशू है। इसको डील करने का इफ़ेक्टिव वेज़ क्या हो सकता है? Under eye pigmentation in anybody can be of multiple types. द मोस्ट कॉमन जो हम लोग इंडियंस में देखते हैं इज़ अ टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी. बेसिकली उस एरिया में गड्ढा होना जिसको हुँ, हम हुँ, लोग हुँ, ट्रीट करने के लिए फिलर्स यूज़ करते हैं. द हुँ, सेकेंड टाइप विच इज़ वेरी कॉमन इज़ वैस्कुलर प्रॉब्लम. वैस्कुलर प्रॉब्लम से मेरा ये मतलब है कि वहाँ पे ब्लड वेसल होता है जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड दैट एरिया अपीयर्स डार्क. द अंडर आई एरिया बेसिकली डार्क अपीयर करता है उस कारण से. द थर्ड कैन बी एक पिगमेंटेशन जो कि आइदर फिजियोलॉजिकली या तो कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से डेवलप हुआ है, और इस केस में हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जैसे कि एज़लिक एसिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स, अल्फा आबुटीन, कोजिक एसिड, ये सारी तरीकों के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके उसको अफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं. सो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अंडर आई पिगमेंटेशन के कॉजेज़ हो सकते हैं, और हर एक पिगमेंटेशन अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है या उनका ट्रीटमेंट अलग है. इसीलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ दे वुड बी द बेस्ट जज कि किस तरीके का पिगमेंटेशन आपको है एंड उसका किस तरीके से आप सबसे अच्छा इलाज या सबसे अच्छे तरीके से आप उसको ट्रीट कर पाएँ. जो लड़के स्किन केयर करते भी हैं, वो भी कभी-कभी बॉडी स्किन केयर को इग्नोर कर देते हैं। बट प्रॉब्लम्स लाइक बैकने, रफ एल्बो एंड स्ट्रॉबेरी स्किन, इनसे वो लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इससे कैसे डील कर सकते हैं वो लोग? ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपने अभी मेंशन किए ये सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है जिनका ट्रीटमेंट अलग-अलग है. ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स एक सिंगल पेशेंट में भी आ सकते हैं या अलग-अलग लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग जो कि आपने कहा स्ट्रॉबेरी लेग्स या मे बी जहाँ पे रेज़र बम्प्स अगर हम लोग उसको बोले तो इसको ट्रीट करने के लिए बहुत बार हम लोग अमोनियम लैक्टेट बेस्ड क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं. दी अदर थिंग जैसे कि डार्क एल्बो जैसे हमने डिस्कस किया, डार्क एल्बोज के लिए वी कैन यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, वी कैन यूज़ अदर डीपिगमेंटिंग दूसरे डीपिगमेंटिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कोचिक एसिड है, अल्फा आबुटीन है, यूरिया बेस्ड क्रीम्स भी है जिससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं. बैक एक्ने के लिए अगेन जैसे मैंने इनिशियली मेंशन किया था बेंजोइल पेरोक्साइड वॉशेस जो कि बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल वॉश है, वो यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन. एंड उसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड स्प्रेज भी यूज़ कर सकते हैं जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम्स का जल्दी छुटकारा मिले. बट इट इज़ अगेन जैसे मैंने हर बार मेंशन किया है कि ये सारी दवाइयाँ जो है ये सारी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में आती हैं, अलग अलग इनका अफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, एंड बहुत केसेस में नो अफेक्ट है. नो अफेक्ट हुँ, उस केसेस में है जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन एडिक्वेट नहीं है हुँ, 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 और लोग उसे यूज़ किए जा रहे हैं एंड नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स. इन दैट केस आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स ऑल्सो जो अंडर द सेम ब्रांड नेम जस्ट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में ये दवाइयाँ सेल करते हैं या मार्केट में अवेलेबल है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जानें कि आपके लिए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सही है और कितने बार आपको उसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है. बहुत बार लोग जस्ट ऑनलाइन देख के या लोगों से सुन के या इन्फ्लुएंसर्स से सुन के दे स्टार्ट यूजिंग क्रीम्स, बी इट रेटिनॉल क्रीम जैसे हुँ, यूरिया बेस्ड क्रीम्स और व्हाटएवर. हुँ, they start using it and either they don't see any result or they see side effects. So ये मुझे लगता है कि व्यूअर्स को माइंडफुल होना होगा कि व्हाट दे आर यूजिंग वेदर इट इज वर्किंग फॉर देम और नॉट, और वो सही कंसंट्रेशन में है कि नहीं उनके प्रॉब्लम के लिए. जी। जी. अम, हेयर प्रोडक्ट्स जैसे स्टाइलिंग जेल्स, वैक्सेस, सेटिंग स्प्रेज एटसेट्रा, इसका स्किन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
हेयर प्रोडक्ट्स जो कि कॉमनली मेन यूज़ करते हैं या बॉयज़ यूज़ करते हैं, इनके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग पोमेड एक्ने, जिसको बेसिकली बिकॉज़ इट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द फॉलिक्यूलर ओक्लूजन, मतलब फ़ोरहेड में हमें छोटे-छोटे एक्ने के बम्प्स दिखते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हेयर जेल्स है ये फ़ोरहेड के पोर्स को ब्लॉक करते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से आफ्टर फ्यू डेज़ आप एक्ने बहुत बार एक्ने का ब्रेकआउट्स देख सकते हैं। बहुत बार ये शाफ्ट को भी अफेक्ट करते हैं, हेयर शाफ्ट को अफेक्ट करते हैं, जिससे हेयर ब्रिटल अपीयर कर सकता है या डल, जिसको डल या लाइफलेस अपीयर कर सकता है। द थर्ड प्रॉब्लम विद दीज एजेंट्स इज फॉलिकुलाइटिस, क्योंकि उससे हेयर में बिल्डअप होता है, और क्योंकि ये एक लेयर सा बना देते हैं हेयर शाफ्ट के ऊपर एंड अराउंड द स्कैल्प, जिसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ सकता है और उनको रेकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं इफ़ दे यूज़ इट वेरी कॉमनली, या हर दिन अगर यूज़ करते हैं तो। सो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हेयर स्प्रेज या वैक्स, जो हेयर वैक्स आता है मार्केट में, उनसे हो सकता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके। तो जो हेयर स्टाइलिंग स्प्रेज हैं उनको अगर हम लोग मार्जिन्स, हेयर मार्जिन्स पे अवॉइड करें, तो बहुत बार एक्ने ऑन द फोरहेड दिस कैन बी प्रिवेंटेड। द अदर थिंग बीइंग कि आप जिस दिन आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया है तो आपको अपना हेड वॉश कर लेना चाहिए द सेम डे, एंड नॉट लीव इट ऑन पूरे रात तक, क्योंकि फिर वो आपके फेस बालों से आपके पिलो पे ट्रांसफ़र होगा एंड देन ऑन द फेस, और उससे ब्रेकआउट्स भी बहुत कॉमनली हो सकते हैं। सो आपको प्रोटेक्शन भी उसके साथ साथ, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी ऑफ इम्पोर्टेंट कि आप अ, वो मेजर्स भी लें जिससे आपको उसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। राइट। राइट। मेन के लिए सन एक्सपोज़र का पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है कभी-कभी। अ, उसके वजह से कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स दिखने को मिलता है, जैसे बाइकर्स टैन। अब इस स्पेसिफिक टाइप का जो टैनिंग होता है, इसको रिवर्स करने का और एटलीस्ट स्लो करने का कोई तरीका होता है क्या? अ, किस तरीके का टैनिंग जो हम लोग यूजुअली बाइकर्स में देखते हैं, जहाँ पे उनके फोर आर्म्स टैन होते हैं, बहुत बार उन्हें सन की वजह से रिएक्शन भी होता है, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। ये इरप्शन यूजुअली हाथों में देखा जाता है, यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन या समर्स के दौरान। ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं सन एक्सपोज साइट्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स के लिए या किसी के लिए भी जो लोग रेगुलरली बाइक चलाते हैं, टू टेक प्रॉपर प्रोटेक्शन, टू टेक प्रॉपर सन प्रोटेक्शन। अपने हाथों को कवर करके, अगर वो पहन सके तो फुल क्लोथ्स पहने, सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करे ऑन ऑल सन एक्सपोज साइड, बी इट नेक, द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड आर्म्स पे। एंड अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं या पिगमेंटेशन है, तो वो लोग मॉलिक्यूल्स, कुछ कुछ ट्रीटमेंट हैं इसके लिए अवेलेबल, जैसे कि कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बिटीन है, नाइसिनामाइड है, डीपिगमेंटिंग क्रीम्स बेसिकली, जो वो यूज़ कर सकते हैं इन पिगमेंटेशन को लाइटन करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें उन्हें हेल्प नहीं कर रही हैं, देयर इज़ अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग क्यू स्विच लेजर्स यूज़ करते हैं ये पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, which gives obviously gives faster results, but all of this is would help a patient जब वो प्रॉपर सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो वापस सन एक्सपोजर होगा तो वो पिगमेंटेशन वापस आएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। मेन की स्किन कई बार कट जाती है शेव करते वक़्त। अ, इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? और कौन-सा एंटीसेप्टिक रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना सेफ रहेगा? मेन की स्किन ऑब्वियसली, क्यों जो लोग रेगुलरली शेव करते हैं दे गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स, जहाँ पे उनकी स्किन में छोटे कट्स होते हैं। इनको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब वो शेविंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले दे शुड अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र, दे शुड यूज़ अ रेज़र विच इज़ शार्प, और एक एरिया को ड्राई शेव ना करें या रेगुलरली एक एरिया के ऊपर रेज़र ब्लेड ना चलाएं, क्योंकि उससे बहुत बार कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हाइड्रेट
एंड अगर उन्हें कहीं पे कट्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक्स यूज़ करें, जैसे क्लोरहेक्सिडीन अवेलेबल है, बेटाडीन अवेलेबल है, मुपेरोसिन क्रीम्स है। ये सारे कुछ क्रीम्स हैं जो कि उन लोग इन एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं, रादर देन अप्लाइंग समथिंग जो एस्ट्रिंजेंट हो। जैसे बहुत लोग डेटॉल यूज़ करते हैं अपने स्किन पे डायरेक्टली, जो कि बाद में उनको उस एरिया पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये समझे कि उनको किस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए आफ्टर अ शेव। बहुत लोग आफ्टर शेव्स भी यूज़ करते हैं पोस्ट शेविंग। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, बिकॉज उसमें जो अल्कोहल है कैन लीड टू ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड स्ट्रिप्स ऑफ, बेसिकली उस स्किन के जो नॉर्मल लिपिड्स हैं उसको वो डिसॉल्व करता है, जिससे थोड़ा ड्राइनेस हो सकता है। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद अ मॉइस्चराइजर, देन शेव, क्रीम बेस्ड शेविंग जेल, एंड आफ्टर शेव वंस इन वाइल अगर यूज़ करते हैं देयर इज़ नॉट एन इशू। बट अगर आप रेगुलरली आफ्टर शेव यूज़ करते हैं, गो फॉर अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव्स बेसिकली। एंड देर आर सम मॉलिक्यूल जिनमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, जैसे कि पैंथेनॉल है। बहुत लोग एलोवेरा बेस्ड क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, और दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो दीज आर सम ऑफ माई सजेशंस। आजकल मेन हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल और रिडेंसिल जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। क्या ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए इफेक्टिव होता है? मिनॉक्सिडिल मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का कॉर्नरस्टोन है। दिस वन मॉलिक्यूल हैज़ बीन यूज्ड फॉर एजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस एंड अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। बहुत सारे हेयर लॉस के पैटर्न्स में मिनॉक्सिडिल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। रिडेंसिल इज़ रिलेटिवली अ न्यू मॉलिक्यूल, ऑल्दो बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं, बट इसका कोई प्रूवन इफेक्ट स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस में नहीं है। दूसरे हेयर लॉसेस में जहाँ पे स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस जो होता है, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, इसमें इसका इफेक्ट पाया गया है या होता है। बट मेल पैटर्न हेयर लॉस इसलिए बहुत ज़्यादा रिडेंसिल उस पर काम नहीं करता है, क्योंकि ये हार्मोन एसोसिएटेड है। उसकी जगह मिनॉक्सिडिल अगर हम लोग देखें, तो वो हेयर का एनाजन फेज, जो कि ग्रोथ फेज होता है हेयर का, उसको इंक्रीज करता है। द ब्लड सप्लाई अराउंड अ फॉलिकल, मतलब हेयर के आसपास के ब्लड सप्लाई को भी मिनॉक्सिडिल इंक्रीज करता है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जाने कि हमें मिनॉक्सिडिल कितने परसेंट पे यूज़ करना है और कितने बार यूज़ करना है। बहुत सारे पेशेंट्स जस्ट स्टोर पे देखते हैं कि उन्हें 5% मिनॉक्सिडिल, आजकल सबको पता है कि हमें 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। और यहीं पे आई लाइक टू शेयर मेरे एक पेशेंट का, अ वेरी डियर पेशेंट ऑफ माइन, बिकॉज़ ही वाज़ माय प्रोफेसर्स सन। उसको आई वाज ट्रीटिंग फॉर मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि काफ़ी टाइम से उसको बॉदर कर रहा था, एंड उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि ही हैड सोशली आइसोलेटेड हिमसेल्फ। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विथ 5% मिनॉक्सिडिल, और विथ अदर ट्रीटमेंट्स ऑब्वियसली उनके लिए हमने पीआरपी किया एंड ग्रोथ फैक्टर्स, अलग ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ किए, बट उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तब हमें लगा कि मे बी उन्हें मिनॉक्सिडिल का रेजिस्टेंस है, एंड देन वी हैड टू चेंज द परसेंटेज ऑफ मिनॉक्सिडिल जो कि हमने उनके लिए यूज़ किया, एंड ओवर 2 to 3 months उन्हें बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ मिला। सो दिस वाज अ केस ऑफ मिनॉक्सिडिल रेजिस्टेंस, जो कि इतना कॉमनली देखा नहीं जाता या पाया नहीं जाता, बट इनके केस में वही हो रहा था। और इट टुक सम टाइम फॉर अस टू ऑल्सो फिगर आउट, क्योंकि व्हाट हैपेंस विथ हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स इज दैट हम लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, द आइडिया इज कि हम लोग वो ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 3 months तक कंटिन्यू करें, और उसके बाद इवेलुएट करें वेदर पेशेंट को हेल्प हो रहा है कि नहीं, और ही इज गेटिंग हेयर ग्रोथ और नॉट। सो इनके केस में दैट इज व्हाट हैपेंड कि हम लोगों ने 3 months के बाद वी डिडंट सी अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ एंड वी हैड टू चेंज द परसेंटेज। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अगेन मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर देते हैं, एंड उनको 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, एंड दे स्टॉप इट। उनको लगता है कि ये मॉलिक्यूल हमारे को हेल्प नहीं कर रहा है, या हमें ये नहीं कंटिन्यू करते हैं वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग उसके साथ कंसिस्टेंट रहें, स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस में, जिसका ट्रीटमेंट
काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अगर ज़रूरत पड़े हमें अदर ओरल मॉलिक्यूल्स भी ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि एंड्रोजन इनहिबिटर्स जिन्हें बोला जाता है। बेसिकली इसलिए क्योंकि मेल पैटर्न हेयर लॉस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हमें अदर ट्रीटमेंट, सिर्फ मिनॉक्सिडिल ही नहीं है, अदर ट्रीटमेंट्स भी है जो कि मिनॉक्सिडिल के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गिव बेटर रिजल्ट्स। जी, दैट वाज़ वेरी इंसाइटफुल। अब प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी आजकल मेन के लिए काफ़ी जल्दी दिखने लग गए हैं। तो इसके लिए क्या लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक्स या कोई डेफिशिएंसीज़ रिस्पॉन्सिबल है, और ये कैसे फिक्स कर सकते हैं वो लोग? प्रीमेच्योर एजिंग हम लोग को अब काफ़ी अर्ली एज से मिलना शुरू हो गया है पेशेंट में, जहाँ ये इनिशियली पहले देखा जाता था अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। अब काफ़ी अर्ली, इवन 15-20 ईयर्स ऑफ एज पे लोग आ रहे हैं जिन्हें प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम हो रहा है। इट कुड बी रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं because of multiple factors, be it diet, be it normal stress that we go through डेली लाइफ में, इस चीज़ों की वजह से बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तैयार होता है जो कि हमारे फॉलिकल्स के कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स को अफेक्ट करता है और उसके वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है। बट दिस इज नॉट द ओनली कॉज, देर आर अदर कॉजेज ऑल्सो, लाइक यू मैंशन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत कॉमन है जिसके वजह से लोगों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग देखा जाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज सच एज सेलेनियम की डेफिशिएंसी में हमें दिखता है बहुत बार। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो कॉज दिस प्रॉब्लम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी बहुत बार प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है लोगों में, विच कैन बी रिवर्सिबल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करें एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें बॉडी को ग्रोथ के लिए। बट अदर देन दैट प्रीमेच्योर ग्रेइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट वंस इस्टेब्लिश हो जाता है वो डिजीज प्रोसेस, और वो इट बिकम्स लाइक अ प्रोग्रेसिव साइकिल। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग से सफ़र कर रहा है टू सीक ट्रीटमेंट अर्ली, टू सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो उन्हें हैं, एंड टू रूल आउट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड के abnormalities एंड दीज अदर इश्यूज। बॉडी ओडर मेन का ग्रूमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, और ज़्यादातर मेन डिओड्रेंट्स तो लगाते हैं, पर एंटी पर्सपिरेंट्स नहीं लगाते। एंटी पर्सपिरेंट्स कब और दिन में कितने बार यूज़ करना चाहिए? एंटीपर्स्पिरेंट्स एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है बॉडी ओडर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बॉडी ओडर इज़ लिंक्ड टू स्वेटिंग। स्वेट जो लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ के वजह से स्वेट के अंदर पाए जाने वाले लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के वजह से ही ये ओडर प्रोड्यूस होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पर्सपिरेशन को कंट्रोल करें, उससे बॉडी ओडर भी बहुत हद तक, अगर इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग, तो वो कंट्रोल हो सकता है। टू कंट्रोल दिस पर्सपिरेशन बहुत सारे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स मिलते हैं मार्केट में, वो पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू अप्लाई इट, क्योंकि व्हाट आई जनरली प्रिस्क्राइब पेशेंट्स इज़ कि आप उसको रात को यूज़ करो एंड यूज़ इट ऑन अ ड्राई स्किन, सो दैट वो बेटर अब्जॉर्ब हो सके या बेटर जेल फॉर्म कर सके विथ अराउंड द स्वेट ग्लैंड्स, और इससे स्वेटिंग ओवर टाइम रिड्यूस हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर ली हैं एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, देर आर ट्रीटमेंट्स सच एज बोटॉक्स जो कि पर्सपिरेशन के साथ हेल्प करती हैं, स्पेशली अराउंड द अंडर आर्म्स, मे बी ऑन द पाम्स, सोल्स। ये सारे जगह पे हम लोग बोटॉक्स इंजेक्ट कर सकते हैं विच कैन रिड्यूस द स्वेटिंग इन दीज एरियाज एंड कैन ट्रीट द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। अगर बॉडी ओडर बहुत ही कंसर्निंग प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, या अगर उन लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, दे कैन अगेन यूज़ एंटीबैक्टीरियल सोप्स, मॉलिक्यूल्स सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, जिससे ये पर्सपिरेशन बॉडी ओडर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जी। बॉडी हेयर ग्रूमिंग का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन मेन। सो बॉडी हेयर ट्रिमिंग, लेज़र, बॉडी हेयर शेविंग एट्सेट्रा,
ये सब मेथड्स में सबसे सेफ कौन-सा है और आप इस पर्टिकुलर रूटीन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे नॉर्मल लड़कों को? लड़कों के बॉडी हेयर ग्रूमिंग के लिए अलग अलग एरियाज को आई थिंक हम लोग डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं। पीपल अब बहुत ज़्यादा चलन आ गया है बियर्ड शेपिंग का, जहाँ लोग अपनी बियर्ड का एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना चाहते हैं एंड दे जी, डोंट वांट टू यूज़ द रेज़र अगेन एंड अगेन। तो इन केसेस में लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि उन लोग कर सकते हैं, सो दैट इन एरियाज में हेयर रिड्यूस हो जाए ओवर टाइम एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ शेविंग बार बार। एंड इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी आई वुड सजेस्ट कि दे यूज़ अ ट्रिमर, बिकॉज शेविंग के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि रेजर बम्प्स है, बहुत बार एरिया में रेजर बर्न्स भी होते हैं, जो कि अगेन can come with their own complications. So it's better if they really want to treat this issue, they can go for laser hair reduction, and they can also use trimmers at home to shave off the body hair. So ये चीज़ें उनको हेल्प कर सकती हैं। आई एम नॉट very much in favor of using a razor regularly because of the problems that I mentioned. जी। अब एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपके लिए, कौन से डाइटरी चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे इन जनरल स्किन और हेयर हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए? Skin or hair health is very much dependent on the protein intake और हमारे micronutrients के ऊपर। The micronutrients which are important for skin health are omega 3, vitamin D, iron, vitamin C. These actually individually help करते हैं skin health को maintain करने के लिए। For the hair health, it is also very important for us to see if we are deficient in any of these nutrients, be it vitamin B or vitamin D or iron, and individually हम लोग supplement करें अगर हमें deficiencies हैं। हेयर ग्रोथ के लिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्रोटीन इनटेक अच्छा हो। इट इज़ सजेस्टेड कि आप 1 to 1.5, अराउंड 1 इज़ डिसेंट। अगर आप लोग 1 ग्राम पर केजी तक प्रोटीन लेते हैं, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अ गुड एंड हेल्दी हेयर ग्रोथ। इसके साथ साथ आप लोग मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली सप्लीमेंट कर सकते हैं इफ़ अगर आपका प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट है। थैंक यू डॉक्टर सुशील, हमें इतनी आसान भाषा में मेन के स्किन केयर के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए। हम लोग अक्सर वेमेन के स्किन केयर के बारे में तो बहुत कुछ सुनते ही है, पर मेन के स्किन केयर के बारे में सुनना आज बहुत ही इंटरेस्टिंग था हम लोग के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी हियर। Thank you for coming, Doctor. To our viewers, please write to us at podcast@sastasundar.com अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए। Do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. Please download Sasta Sundar's app for 100% genuine medicines with 18% discount and free home delivery. Thank you for watching. We'll see you in our next one.